हेलो वरकम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम राम राम और वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। इस वीडियो में हमने 2024 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश की है। अगर आप पहली बार मैथ्स कर रहे हैं तो भी उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ आएंगे। ये पार्ट 1 है सीरीज का। आप बाकी पार्ट्स के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए एक और वीडियो के साथ हम लोग हाजिर है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 421 और 427 इन दोनों नंबर को डिवाइड किया गया। किससे? एक सेम नंबर से डिवाइड किया गया। कौन सा नंबर है नहीं पता, लेकिन जब डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या बच जाता है? 1 बच जाता है। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज अ डिविजर? जो आगे की बात है वो तो आगे देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। फॉर सपोज मैंने इनकी जगह एक नंबर ले लेना था। एक मैंने नंबर लिया फॉर सपोज 26 और दूसरा ले लेते हैं 31। अब अगर इन नंबर को किसी से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर बच रहा है तो मतलब हमें काम किस पे करना है? एक कम पे ही काम करना है। तो 25 और 30 पे काम कर लेते हैं। जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं, 26 को डिवाइड कर दे किसी नंबर से, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। तो आपको इस एक माइनस करके आपके पास आ गया 25 और 1 माइनस करके आ गया 30। तो बेसिकली क्या बात है कि 25 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 इंटू 5। और 30 के फैक्टर क्या होते हैं? जैसे 5 इंटू 6 बोल सकते हैं। 6 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 3 इंटू 2। इन दोनों के बीच में क्या ऐसा कॉमन नंबर है? जैसे यहाँ भी 5 है और इधर भी आपके पास 5 है। तो बेसिकली आपको पता चला 5 वो नंबर होगा जिसके बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं। यहीं से वही सेम चीज आपके पास है। कितने नंबर्स हुए टोटल आपके पास? इधर से भी 5 आया, इधर से भी 5 आया, मतलब टोटल आपके पास एक ही नंबर हुआ, वो आंसर हो जाता। अब यही चीज इस क्वेश्चन में पूछी गई। थोड़ा सा बड़ा लैंग्वेज देखिए। पहले तो ये समझ आया कि हमें काम किस पे करना था? 420 पे काम करना था। इधर से 426 पे काम करना था। क्यों? क्योंकि एक तो रिमाइंडर को छोड़ गए, उसको 1 माइनस कर लिया। अब जो 420 के फैक्टर्स होते हैं उसको करना है और जो 426 के फैक्टर होते हैं वो आपने करने थे। जैसे ही 420 के फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब होता है 14 थ्रीजा। 42 का मतलब है 14 थ्रीजा। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं 14 का मतलब होता है 7 इंटू 2, उसका थ्रीजा हो गया 42 और आगे 10 और है। 10 का मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। ऐसे कर सकते हैं हम इसके फैक्टर। नेक्स्ट जो आपके पास नंबर है 426। अब देखिए नंबर थोड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है तो इसमें पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे 2 से डिवाइड किया तो आपके पास बचा 213। अब 213 फिर फर्दर डिवाइड हो सकता है। किससे? क्योंकि सबके नंबर डिजिट का सम 3 है तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो इधर आएगा 71 इंटू 3। अब 71 एक प्राइम नंबर आ गया, मतलब ये आगे डिवाइड नहीं होगा। तो यही इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। गुण आपको पता होगा ना, ऐसे भाजक और गुणक ये सब चीजें होती है हिंदी में। तो अब आपने क्या देखना है? सब कॉमन नंबर देखना। इन दोनों के बीच में जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, कॉमन नंबर क्या था? दोनों साइड से 5 आ रहा था। अब ऐसे ही कॉमन ढूंढना है। जैसे यहाँ पे आपको पता चला एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 2। वही 3 और 2 क्या यहाँ भी यूज किया गया है? यस, ये भी आपके पास यहाँ यूज किया गया। तो इसका मतलब जो नंबर होने वाले हैं वो आपके पास होने वाले हैं 3 और 2। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी बन जाएगा। हल्का सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आप जाके पुरानी बेसिक चीजें देख सकते हैं चैप्टर वाइज, जहां आपको नंबर सीरीज की बातें कर रखी है। बेसिक करना क्या था? पहले 1 माइनस किया दोनों नंबर में से, इधर भी माइनस किया 1 और इधर भी -1 किया। जो नंबर बने उनके हमने क्या किए? फैक्टर्स करे। और जो भी फैक्टर्स आ गए इनके बीच में कॉमन नंबर देखना था। कॉमन क्या है? एक 3 है, दूसरा 2 है, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 भी तो कॉमन हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 3 नंबर्स है जिनके डिवाइड करने के बाद से हमेशा आपके पास क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। आप ऐसा कर सकते हैं इसको, 421 को डिवाइड करके देख लीजिएगा। एक बार 3 से, एक बार 2 से और एक बार 6 से। तो आपके पास हमेशा रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 1। सिमिलरली जो नेक्स्ट नंबर है 427, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 6 से। हमेशा रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन की कैटेगरी बोले कि क्या है, इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं मॉडरेट कैटेगरी से क्वेश्चन आया। क्या क्या चीजें दे रखी है?
X can contain 399 liter of a petrol और Y contain 532 liter of the petrol। दो बेसिकली क्या है, टैंक मान लेते हैं, एक का नाम X दूसरे नाम का Y। इनकी कैपेसिटी दे रखी है कि कितना कितना पेट्रोल ये होल्ड कर सकते हैं। अब कह रहा है कि इन सबको ना एक पर्टिकुलर ऐसे बोतल में डालना है जिनका साइज क्या होगा, इक्वल होगा। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि क्या क्वेश्चन होते हैं चीजें, तो इसका मतलब होता है कि आपको निकालना है इनका HCF, और HCF निकाल के जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी वही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या है, एक नंबर आपके पास है 399 और नेक्स्ट नंबर है 532। इनके पहले फैक्टर करके देख लो। फैक्टर कैसे होते हैं आपको पहले, ये तो वो वाला तरीका जो आप स्कूल में ऐसे करते थे ना, ऐसा भी करोगे तो आ जाएगा चीजें, बट वो थोड़ा सा ओल्ड एज वाला पुराना तरीका है, उसको नहीं यूज करते। कैसे करेंगे, पहले इसको 3 से डिवाइड करा, तो जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा, ये 133। इसको भी फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर का 5 सम देख लेते हैं। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो सारा नंबर हो जाएगा। तो 5 + 3 8, 8 + 2 10। इधर से इसके फैक्टर्स नहीं, 3 से तो नहीं हो रहा, इसको देखते हैं हम डिवाइड करके। फॉर सपोज ये है ना, पहले सिंपल कर लेते हैं, इसको 2 से किया तो 4 से हो जाएगा। वैसे 4 1 जा, इधर से 4 1 जा 4, 4 3 जा आपके पास 12 और 4 3 जा 12। यस, तो 4 से ये डिवाइड हो गया तो आपके पास ये बना। अब इन दोनों के बीच में HCF क्या होता है, वो नंबर जो दोनों के बीच में कॉमन होता है। आपको पता चल रहा है कि कॉमन क्या है, इधर भी 133 है और नेक्स्ट नंबर में भी 133 है। तो जो भी आंसर होगा वो 133 के फैक्टर्स होंगे। अब 133 के फैक्टर्स कैसे होते हैं उसको समझते हैं। अगर आपको पता है कि 19 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 में करते हैं तो 19 7 जा क्या होता है, 133। तो फैक्टर्स क्या होंगे, एक फैक्टर तो होता है हमेशा 1, एक फैक्टर होता है अपने आप में हमेशा 133, जिस नंबर के आप फैक्टर देख रहे हैं, और जो बचे हुए दो नंबर्स बचे वो और फैक्टर हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 4 फैक्टर्स। 133 को आप 4 तरीके से कर सकते हो, या तो 1 × 33 कर दो, या 17 × 9 कर दो, या इसके बीच में आप कुछ भी फैक्टर का चेंज बनाओगे तो आपके पास 133 से डिविजिबल होगा। तो HCF हुआ 133, उसके फैक्टर्स हुए 19 और 7, और हमने दो एक्स्ट्रा चीजें ली, एक 1 लिया और दूसरा 133। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 4। वही आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन अगर आपको चीजें पता है तो आप बैकग्राउंड में कर सकते हैं चीजों के हिसाब से। अब जैसे क्वेश्चन के हिसाब से बोले, ये क्वेश्चन हल्का सा मॉडरेट कैटेगरी में ही इसको इंक्लूड कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई एक नंबर है आपके पास S, उसमें 3 नंबर्स ऐड करने हैं। कौन कौन से, एक का नाम X है, एक का नाम Y है और तीसरे का नाम Z है। लेकिन ये बोला गया जो XYZ है ना, वो तीनों अलग अलग और प्राइम नंबर है, और साथ ही बोला गया सबके सब क्या है, लेस देन 10 है। अब लेस देन 10 क्या होते हैं, एक नंबर होता है आपके पास 1, फिर अगला नेक्स्ट प्राइम देखकर देखेंगे आएगा तो 3, नेक्स्ट प्राइम देखेंगे तो 5, नेक्स्ट प्राइम आएगा 7। अब 7 के बाद जो प्राइम आता है वो तो 11 आ जाता है। अब 10 से छोटे लेने हैं तो 11 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपको ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें XYZ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इन चारों में से, है ना, इन चारों में से X, Y और Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है X की वैल्यू 1 हो, Y की वैल्यू 3 हो जाए और Z की वैल्यू 5 हो जाए। तो इन सबका सम क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 + 1 9। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यही कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, हजारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन हमने क्या देखना है, हमने बस ऑप्शन के हिसाब से चलना है। देखो ऑप्शन क्या कहता है कि पहले ऑप्शन में भी ए है, मतलब 1 की बात करें, सेकेंड ऑप्शन में तो नहीं है, सी ऑप्शन में भी 1 वाला ऑप्शन 1 वाला है ना, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, और जो लास्ट है उसमें भी आपके पास 1 वाला स्टेटमेंट है। तो मतलब अगर आप इस फर्स्ट के बारे में कंफर्म हो जाते हो तो आपको 3 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्या कहता है पहला ऑप्शन, पहली चीज कहती है जो यूनिट डिजिट होगी ना S की, वो 0 हो सकती है। मतलब इन 3 नंबर का ऐसा, इन 4 नंबर में से किसी 3 नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ
जहां इसमें यूनिट डिजिट क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्या आपको कोई भी नंबर समझ आता है? कोई भी नंबर मतलब इस 1, 3, 5 और 7, इनका ऐसा 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि 0 बना दे लास्ट में। तो अगर आप देखेंगे तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट पे 0 तो नहीं बना। इधर देख लो, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 होता है आपके पास 15, फिर डिजिट नहीं बना। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, तो 0 तो नहीं बन रहा। इसका मतलब जो पहले वाली चीज है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर पहली चीज पॉसिबल नहीं है तो ना तो आंसर ऑप्शन ए हो सकता था, ना ही आंसर ऑप्शन सी हो सकता था, ना ही आंसर ऑप्शन डी हो सकता था। सिर्फ एक ही बचा आपके पास, ऑप्शन बी, जो कि 2 एंड 3। 2 को हम ऑलरेडी देख चुके थे, पहले ही हमने देख लिया इसको। x की वैल्यू को 1 मान लिया, y की वैल्यू को 3 मान लिया और z की वैल्यू को 5 मान लिया। इन तीनों का सम क्या बनता है? एक ही डिजिट का नंबर बनता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 9 ही होगी। तो 9 बनना तो पॉसिबल है, मतलब 2 वाला तो होना था, ठीक है, लेकिन हमने फर्स्ट के हिसाब से एलिमिनेट किया, वो कि आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है चीज़ों को बताने के लिए। इस नंबर में पहले आपने कैलकुलेट कर लेना था। कैसे? सारे नंबर्स को देख लो कितना आपके पास ये नंबर्स है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे, मैं लिख देता हूँ इधर से बी सी डी, फिर आपके पास से बी बी सी, फिर डी ए बी सी, ब्लैंक है, फिर डी है, फिर ए है, फिर बी सी है और फिर आपके पास डी है। तो इन्हें जब कैलकुलेट आप काउंट करेंगे तो टोटल मुझे ऑलमोस्ट 20 दिख रहे हैं। अगर ये 20 है तो 20 का कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो या तो 4 4 के 5 पार्ट्स में होंगे, या यही 5 5 के 4 डब्बों में होंगे। मतलब कि टोटल आपके पास, जैसे यहां मैं बोलूं 5 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो इधर से 5 का कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, इधर से 5 का कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। तो 5 5 के 4 डब्बे, इनको मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। अगर यहाँ आपको पैटर्न पहचानना है, पैटर्न क्या हो सकता है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। इधर ए के बाद बी सी डी है, इधर डबल बी आया, इधर तो डबल कुछ नहीं आया, इधर भी डबल कुछ नहीं आया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं यहां मैंने लिख दिया ए, नेक्स्ट वाले मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, इधर मैंने लिख दिया सी, इधर लिख दिया मैंने डी, क्या कोई कॉम्बिनेशन दिखा आपको? हर एक लेटर को दो दो बार किया हुआ है। पहले ए को 2 बार किया, नेक्स्ट वाले में बी को 2 बार किया, नेक्स्ट वाले में सी को 2 बार किया और लास्ट वाले में डी को 2 बार किया। ये ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कहीं ऑप्शन में है कि जिसमें आपके पास ए हो, फिर ए हो, फिर सी हो और डी हो? ये ऐसा ऑप्शन सी नंबर में लिखा हुआ है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये लेटर सीरीज होती है जो कि कुछ इसी तरह से पकड़नी होती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 है, टू नंबर्स पी एंड क्यू एंटर इनटू पार्टनरशिप्स। पी ने 14,000 रुपए ज्यादा दिए किससे, क्यों से? अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मुझे ये हल्का सा मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में लग रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी ज्यादा है, बेसिक से चीजें ज्यादा है। तो अगर आपको पार्टनरशिप के बारे में चीजें पता है तो आप कर लेंगे, और अगर नहीं पता तो आपको मुश्किल लगेगा चीजें। जैसे क्या मतलब हुआ, 2 पर्सन है पी एंड क्यू, उन्होंने कितने पैसे दिए? ये नहीं बोला पी ने कितने पैसे दिए, क्यू ने कितने दिए, ये बोला पी ने 14,000 रुपए ज्यादा दिए हैं, किससे? क्यू से ज्यादा दिए हुए हैं। और क्या बोल रहा है, पी का जो टाइम है ना वो 8 मंथ्स का है और क्यू का टाइम कितना है, 10 मंथ्स का। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एक पर्सन ने फॉर सपोज 1,000 रुपए दिए हैं और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है, ऐसे सेकंड पर्सन है उसने 2,000 रुपए दिए हैं और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है फॉर सपोज मान लेते हैं 4 साल का है, तो जो भी इनका प्रॉफिट होगा ना इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जिस हिसाब से पैसा दिया, जितना जितना पैसा दिया, जितने टाइम के लिए दिया, उन दोनों की ही मल्टीप्लाई करके हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, वही रेशो आता है। अगर आप देखेंगे रेशो लेना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 8। मतलब पहले वाले का प्रॉफिट आएगा 3 और दूसरे वाले का प्रॉफिट आएगा 8। दोनों के बीच में 1000 को कैंसिल कर सकते थे, वो चला गया। तो 3:8 प्रॉफिट का भी यही रेशो होगा।
अब क्वेश्चन को करते हुए अगर आप देखना चाहे, बोल रहा है पी ने 14,000 रुपये ज्यादा दिए हैं क्यू से, लेकिन पी ने इन्वेस्ट करा 8 मंथ्स के लिए और क्यू ने इन्वेस्ट करा है 10 मंथ्स के लिए। तो टाइम तो पता है, इसका टाइम 8 मंथ्स है और दूसरे वाले का टाइम कितना है, 10 मंथ्स है। लेकिन ये नहीं पता कि ये कैसा कितना दिया, पी ने कितना दिया और क्यू ने कितना दिया। बस ये बोला गया है कि पी ने 14,000 ज्यादा दिए क्यू से, ठीक है। अब कह रहा है पी का जो शेयर है वो 400 ज्यादा है देन द क्यू शेयर। अब जो शेयर का रेशियो, प्रॉफिट का जो रेशियो हमारे पास यहाँ आ रखा है वो भी नहीं आया, वो भी नहीं गिवन है। वो क्या दे रहा है, पी का जो शेयर है 400 ज्यादा है किससे, क्यू के शेयर से, और जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 2000 का है। देखिए मैंने इसीलिए बोल दिया हल्का सा बेसिक से चीजें आगे की है, क्योंकि आपको चाहिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ी कैलकुलेशन भी। मैं अगर ऐसा बोलूं कि टोटल प्रॉफिट मतलब पी और क्यू इन दोनों का सम है 2000 रुपए और P माइनस क्यू इज इक्वल टू 400 लिखा हुआ है। ये बात समझ आती है क्या आपको कि P की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और Q की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक बार जोड़ने के बाद डिवाइड कर देंगे, एक बार माइनस करके डिवाइड कर देंगे। तो 2400 को हम 2 से, इस बार जब इसको ऐड करेंगे तो 2P बनेगा। 2P का मतलब हो जाएगा 2400, तो P का मतलब कितना हो जाएगा 1200। Q निकालने के लिए दोनों को माइनस करेंगे, तो इधर से माइनस करेंगे तो 1600। 2Q का मतलब है 1600, तो Q का मतलब कितना हो जाएगा 800। ये बात समझ आई। P का जो प्रॉफिट आया 2000 में से वो आया 1200 रुपए का, Q का जो प्रॉफिट आया वो आया 800 रुपीज का। इस बात के हिसाब से हमें चलना है, देखिए ठीक है भाई। टोटल कैपिटल बोल रहे हैं, वैसे हम इसको ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते थे बट चलो कोई बात नहीं। तो जो P का प्रॉफिट है 1200 रुपये और Q का प्रॉफिट है 800 रुपीज। क्या यहाँ से P और Q के बारे में आपको रेशियोज आ जाएगा क्या? P और Q का क्या रेशियो आएगा, P और Q को यहीं पे छोड़ दो, बाकी नंबर्स को एक तरफ रख लो। ये 0 0 कैंसिल कर देना, 4 से जाएगा 3 टाइम्स, 4 से जाएगा 2 टाइम्स, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा इन दोनों के हिसाब से, ये 10। आप इसको भी छोटा कर सकते थे बट कोई बात नहीं, इधर से आपने लिया, ठीक है। तो 30/16। P और Q का जो रेशियो आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया। P और Q का जो रेशियो है वो है हमारे पास 30/16 या बोले 15/8। अब आपके पास जो वैल्यूज दे रखी है उस हिसाब से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, Q का जो प्रॉफिट है, सॉरी P ने जो पैसे दिए हैं वो 14,000 ज्यादा दिए हैं। यहाँ पे लेते हैं इसको। क्वेश्चन में बोला, हमें पता चला P और Q का जो इन्वेस्टमेंट था वो किस रेशियो में रहा, 15/8 में। रियल डेटा ये 14,000 का दे रखा है। किसकी वैल्यू है, ये बोला कि P ने 14,000 ज्यादा दी है किससे, Q से। तो हम यूनिट्स में अगर बोले तो कितने ज्यादा हुए इसके, 7। इसी 7 का कंपैरिजन करना है आपने 14,000 से। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। अब किसका शेयर चाहिए उसको, P का चाहिए। तो P के पास कितने यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स हैं। तो बेसिकली हम बोलेंगे 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30,000। और भी एक तरीका था, मैंने उसको नहीं बताया, हम ऑप्शन को डायरेक्ट लेके कर सकते थे, बट मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। P और Q का रियल में प्रॉफिट निकाल लिया और वो आपके पास यहाँ रख के आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है चीजों को, इसलिए मुझे थोड़ा सा तेज कराना होगा। कह रहा है P की जो सैलरी है, देखो ये क्वेश्चन है इजी, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूं कि किस कैटेगरी में आएगा, तो ये आपके पास आएगा इजियर कैटेगरी में, है ना। हाँ, ये आएगा इजी कैटेगरी में, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इजी कैटेगरी में, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, P की सैलरी है, Q की सैलरी और R की सैलरी। पहले P और Q का रेशियोज पता चल गए। P की सैलरी 20% लेस है किससे, Q से। चाहे तो आप ऐसा बोल लो कि ये 100 था, इससे 20 लेस करोगे तो 80 करेंगे, या इसका हमें मतलब पता होता है डायरेक्ट। P और Q का रेशियो आया, 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब अगर Q की वैल्यू 5 है तो इसकी 1 लेस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये वही रेशियो है जो हमने यहाँ पे लिया। एक एक्स्ट्रा बात दे रखी है Q और R की रेशियो के बारे में।
कह रहा क्योंकि जो सैलरी है 20% लेस है आर की सैलरी से, तो क्या ऐसा कहें कि आर की सैलरी अगर 100 है तो 20 लेस कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। या यहीं से हम डायरेक्ट बोल देते पी क्यू का रेशो पता चल गया और क्यू और आर का रेशो निकाल लेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, तो मतलब आर की वैल्यू 5 है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 4। अब रेशियोज को कंबाइन करना अगर आपने सीखा हुआ है तो आप डायरेक्ट यहां से पी क्यू आर बोल सकते थे। पी की वैल्यू आएगी 16 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्यू की वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि हो जाएगा 20, और आर होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बेसिकली हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया, जो कॉमन चीज होती है उसको सेम बनाने का। वो सेम जैसे ही बन गया तो हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मच सेल परसेंटेज, परसेंटेज में कोई बात पूछना चाह रहा है, कह रहा आर की सैलरी कितनी ज्यादा है पी की सैलरी से। तो आर की सैलरी कितनी ज्यादा है तो पहले ये पता करना है, इधर से आ जाएगा 9, इसी चीज का परसेंटेज बताना है। 9 का परसेंटेज किसके बेसिस पे, मोर देन दैट ऑफ पी की सैलरी। तो पी की सैलरी कितनी है 16, तो 9 का परसेंटेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 16, जो कि आपके पास डायरेक्ट भी आ सकता है, बाकी हम इसे बेसिक से निकालेंगे। ठीक है, इधर से आप मल्टीप्लाई कर लो और इधर से 9/16 की वैल्यू में यहाँ निकाल देता हूँ। दिस इज 9/16। परसेंटेज निकालना होता तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से जाएगा 25, 4 से जाएगा 4 टाइम्स, 25 की मल्टीप्लाई 9 में करते तो बनेगा 225, और डिवीजन में क्या है 4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 5 20, 56.25%। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ऑप्शन बी। अदरवाइज हमने बेसिक से कर लिया भाई, कैसे रेशियोज आपके पास है, चाहे आप 100 मान के कर लो चाहे डायरेक्ट रेशियो लगा लो, आंसर आपके पास यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी कहीं ना कहीं इजी कैटेगरी में है। इजी का मतलब क्या है कि इसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ये सबको करना चाहिए। एक नंबर को गलती से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 4 से इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो सही चीज करनी थी और जो गलत चीज करी गई। जो सही करना था वो इस नंबर को मान लेते हैं x, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। इस नंबर को हमने करना था 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन हमने क्या किया, इसी x नंबर को डिवाइड कर दिया 4 से। तो आपको लेना है रेशो। रेशो का मतलब है जो चीजें कॉमन हो उसे कैंसिल कर दो। जैसे कैंसिल करोगे तो रेशो क्या आ जाएगा, 16:1। भाई x से x कट जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो 16:1। इसका मतलब राइट में किसी चीज को हमें 16 से करना था, लेकिन रॉन्ग क्या कर दिया उसके साथ 1। तो एरर कितने का हो गया, एरर हो गया 15 का। बस परसेंटेज एरर आपको बताना है, तो आप बोलेंगे 15 का एरर ऑन द बेसिस ऑफ रियल वैल्यू, राइट वैल्यू। राइट वैल्यू क्या है 16, और ये नंबर आपको देख के साफ साफ ये परसेंटेज दिख जाना चाहिए, नहीं तो भाई बेसिक से निकाल लो ऐसे करके। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, ऊपर से 25 की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 4 से डिवाइड कर लेना। लेकिन हमें पता है ये नंबर इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। ये परसेंटेज में हमने सब चीजें की है, वहां से आप उसको प्लीज देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन है जिसमें 80% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल पास हो गए हैं, 70% पास हो गए हिंदी में, और 15% फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में मिला के। ठीक है भाई, तो जो दोनों की चीजों के हिसाब से देखा, मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूंगा, ये आपको आना चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये एक आपके पास एक, इसको देखते हैं कुछ शेप आ जाती है क्या, ये सर्कल आ जाएगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें ड्रॉ कर पा रहे हैं क्या, छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं यार, ये सर्कल वर्कल के चक्कर में ऐसे कर लेते हैं हम लोग। एक आपके पास ऐसा कुछ है और दूसरा एक और ऐसा, ठीक है, वेन डायग्राम बना लिया। ये क्या है, पहले वाला इंग्लिश वाला है और दूसरे वाला आपके पास क्या है, हिंदी वाला है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो दोनों का है। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, 15% फेल हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में, मतलब जितने भी बच्चे रहे हैं उसका 15% तो यहाँ पे आएगा।
इसके अलावा आपने देखना है इंग्लिश में, अब जब हमने ये बीच वाला नंबर फेल वाला लिया है तो यहां भी हम हिंदी भी फेल लेंगे और इंग्लिश भी फेल लेंगे। अगर टोटल पास कितने हुए हैं इंग्लिश के अंदर 80% पास हुए हैं तो फेल कितने रहे होंगे 20% फेल हुए होंगे। जैसे हिंदी के अंदर 70% पास हुए हैं तो फेल कितने रहे होंगे, बचे हुए 30% फेल रहे होंगे। अब आपको पता है कि हिंदी के अंदर टोटल 30% फेल हुए, 15 तो ऑलरेडी आ गया, तो यहां कितना आएगा, सिर्फ हिंदी वाले में 15। इंग्लिश वाले में जो टोटल फेल हुए वो 20% है, तो ये ओनली इंग्लिश वाले में कितना आएगा 5%, क्योंकि 20% टोटल लाना था इस पूरे सर्कल में, 15 ऑलरेडी यहां आ रखा है, तो बचा हुआ 5% आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली इन वन सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताना है कि जो फेल कहाँ हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में हुए हैं। तो ये 5% को भी लेना था, और जो हिंदी के सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं ये 15% को भी लेना था। और जब इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर बी 20%, वही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक फादर है, उसने क्या बोला, एन ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज आर नाउ। ठीक है, अब क्वेश्चन की अगर कैटेगरी बोलूं तो मैं बोलूंगा इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। इसमें आपको ऑप्शन से कर पाओ तो कर पाओ, अदरवाइज आप बेसिक से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजें करते हुए, डेटा ही ऐसा दे रखा है। क्वेश्चन देखते हैं। एक फादर ने अपने सन से कहा कि भाई एन ईयर बैक फादर की प्रेजेंट एज को मैं एफ ही बोल देता हूँ और सन की प्रेजेंट एज को एस ही बोल देता, एक्स वाई नहीं मानेंगे, एफ और एस ही मान लिया कंफ्यूजन दूर करने के लिए। कह रहा है कि फादर एन ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। कह रहा है फादर मेरी ना जो एज अभी है मतलब एफ, इसमें से अगर मैं एन ईयर हटा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारी आज की एज आ जाएगी, मतलब एस आ जाएगी। एक चीज तो ये गिवन है। सेकंड क्या कह रहा है कि जो मेरी प्रेजेंट एज है, मतलब फादर की, फादर ही बोल रहे ना, तो जो फादर की प्रेजेंट एज है कह रहा है वो 4 टाइम्स है किसकी, तुम्हारी एज की एन ईयर बैक। मतलब ये जो फादर की एज है किसी चीज का 4 टाइम्स है, और किसका 4 टाइम्स है, सन की एज एन ईयर पहले। ऐसे आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब थर्ड क्या दे रखा है, जो सन और फादर का सम है, मतलब फादर की प्रेजेंट एज एफ और सन की प्रेजेंट एज एस, उन दोनों का सम क्या है 130। आपसे पूछा कि डिफरेंस बताओ, किस किस का, फादर और सन की एज का डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन मैंने पहले बोल लिया, बेसिक से करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। 3 फैक्टर्स है जो मिसिंग है, एफ बी, एन बी और एस बी। आप किस चीज को मानोगे, क्योंकि 3 इक्वेशंस हमें है, कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो हम इसे करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में पूछा है डिफरेंस किस किस का, फादर और सन का, तो आंसर को इसी एक में से होना है। मतलब अगर आपको फादर और सन का सम तो पता है 130, और फादर और सम के डिफरेंस को आप मान लेते हैं, मैं पहले ही ऑप्शन मान लेता हूँ 30, इजी सा लग रहा है, इसके हिसाब से फादर और सन की एज निकालिए। ये कैसे होता है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जब आपको x प्लस वाई की वैल्यू पता हो और यहां से x माइनस वाई की वैल्यू पता हो, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तभी आप करेंगे। तो जो फादर की एज होगी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो दोनों का सम हो गया 160, 160 को हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा 80, और जो नेगेटिव वैल्यू है मतलब s, दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे, तो 100 का हाफ करेंगे 50। अब हमने फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से ये देखा कि भाई फादर की एज 80 और सन की एज 50, क्या ये हमारी इक्वेशन में बैठा के सही बैठ रही है क्या। यहां देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में फादर की एज कितनी आ गई 80, और हम ये कहते हैं कि सन की एज कितनी हमारे पास है 50, तो फादर की एज में से जब हम एन की वैल्यू निकाल ले तो कितना आ जा रहा है
30 आ जा रहा है, मतलब 30 साल पहले। तो आपको पता भी है ना फादर और सन का डिफरेंस भी कितने का है, 30 साल का है। एन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 30 आ गई। अब यहाँ पे रख लेके देख लीजिए, एफ की वैल्यू है 80, 4, एस की वैल्यू कितनी है 50, और आपने एन की वैल्यू कितनी मानी, 30 ईयर्स पहले की बात हम कर रहे हैं, मतलब 30 साल पहले जा रहे हैं। तो जैसे आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 20, और 20 की मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो क्या 80 आता है, यस 80 आता है। अब यहाँ भी रख के वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने लिया ही है तो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फादर और सन का जो डिफरेंस है ना वो 30 ईयर्स का ही है, वही ये यहाँ पे यूज करा रहा है, उसी हिसाब से हमें आगे लेके चलना था। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा करने की बात है नहीं। 1 लीटर में 1 ये क्यूब है, 1 मीट्रिक क्यूब, ये सही है। 1 मीट्रिक टन में 1000 ग्राम होते हैं, ये भी किलोग्राम होते हैं, ये भी सही है। और 1 हेक्टर के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, ये भी सही है। तो ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। इसके लिए आपको क्या चाहिए था, बस आपको बेसिक डेसिमल नॉलेज जो फैक्ट्स है वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, हमने क्वेश्चंस किए हैं टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस करें 9 से लेकर 19 तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने, और ये फर्स्ट एक ही पार्ट है बेसिकली, इसके अलावा भी मैंने पार्ट्स किया है, वहां पे बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। आप उनको देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको डीएम भी कर सकते हैं इंस्टा पे, वहां पे भी हम लोग अवेलेबल है। और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे सी सेट का भी कोर्सेज अवेलेबल है, आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।